ऐसा चेहरा हूँ जिसे हर कोई जानता है, लेकिन सिर्फ एक बिजनेसमैन के रूप में ही। मेरे निजी जीवन के बारे में शायद ही कोई जानता हो कि मैंने शादी क्यों नहीं की, मेरे पास कितना पैसा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा अखिलेश निकिता के सपोर्ट चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम बताएंगे टाटा ग्रुप्स के बारे में। टाटा ग्रुप्स क्या है, टाटा ग्रुप्स के अंदर में कितनी कंपनियां हैं, टाटा ग्रुप्स के इतने सारे कंपनियों के साथ टाइप होने के बावजूद भी इनके अमीर लोगों की लिस्ट में टाटा ग्रुप्स का नाम क्यों नहीं आ रहा है, इनके पीछे क्या कारण है, इनकी वजह क्या है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। एक और बात दोस्तों, आपको हम टाटा ग्रुप्स की बचपन से लेकर के सारा स्टोरी को सुनाएंगे, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए, ताकि और भी इससे अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको ले करके आया करूँगा और आपको बताया करूँगा। तो चलिए दोस्तों मोबाइल शुरू करते हैं। भारत रत्न से सम्मानित रतन टाटा बोल रहा हूँ। मैं रतन टाटा संपूर्ण देश का चहेता, बिजनेस का एक ऐसा चेहरा हूँ जिसे हर कोई जानता है, लेकिन सिर्फ एक बिजनेसमैन के रूप में ही। मेरे निजी जीवन के बारे में शायद ही कोई जानता हो कि मैंने शादी क्यों नहीं की, मेरे पास कितना पैसा है, और टाटा ग्रुप में 100 से अधिक कंपनियां होने के बावजूद मेरा नाम अमीर लोगों की लिस्ट में क्यों नहीं आता। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार टाटा ग्रुप इतना सफल हुआ कि जहां कोई भी स्टार्टअप महज 20 से 30 सालों के बाद बंद हो जाता है, वहीं टाटा ग्रुप पिछले 150 वर्षों से उसी प्रकार ग्रोथ और इनोवेशन किए जा रहा है। क्यों मैंने फोर्ड मोटर से बदला लेने के लिए लुटाए 12,000 करोड़, क्यों टाटा नैनो कार फेल हुई, कैसे उसके नेगेटिव मार्केटिंग की वजह से 2019 में उसकी मात्र एक कार बिकी और उसके प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा। आज इन सभी सवालों के जवाब देते हुए मैं आपको विस्तार से अपनी और टाटा ग्रुप की कहानी सुनाऊंगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपने टाटा ग्रुप का नाम सबसे पहले किससे सुना, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। सबसे पहले मैं आपको मेरे जन्म से लेकर शिक्षा लेने तक के बारे में बताता हूँ। मेरा जन्म 28 दिसंबर 1937 सूरत गुजरात, पिता नवल टाटा और माता सोनू टाटा के यहाँ हुआ। पिता नवल टाटा, जिनको नवजबाई टाटा ने गोद लिया था, ऐसा इसलिए क्योंकि नवजबाई टाटा के पति का निधन हो गया था, जिसके बाद वो अकेली पड़ गई, इसलिए उन्होंने पिता नवल टाटा को गोद लिया। जब मैं 10 साल का था, इस समय मेरे माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन मेरी दादी नवजबाई ने मेरा पालन पोषण किया। वो अनुशासन को लेकर जितनी सख्त थी, उतनी ही नरम भी। आपको बता दूं कि मेरा एक सौतेला भाई भी है, जिसका नाम है नोएल टाटा। बचपन से ही मुझे पियानो सीखने का और क्रिकेट खेलने का काफी शौक था। मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से की, जहां मैंने 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैं कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल गया। स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद मैंने अपनी बीएस वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कॉर्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में पूरी की। मेरे और मेरे पिता के विचारों में काफी मतभेद थे। मैं पढ़ाई लिखाई के लिए अमेरिका के कॉलेज में जाना चाहता था, जबकि पिता चाहते थे कि मैं लंदन जाऊं। मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था और वो चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। हालांकि बाद में मैं पढ़ने के लिए अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गया, और इसका पूरा श्रेय मेरी दीदी को जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे अपने करियर की शुरुआत की और आज इस मुकाम पर हूँ। मैंने भारत में वापसी करने से पहले लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में कंपनी जॉन्स एंड एमोस में 2 साल तक काम किया। 2 साल तक कंपनी में काम करने के दौरान मुझे वहां प्रेम हो गया था और शादी तक होने वाली थी, लेकिन मैंने उसी वक्त अस्थायी रूप से भारत लौटने का फैसला किया, क्योंकि मैं अपनी दादी से लगभग 7 सालों से दूर था और अभी दादी की तबीयत भी बिगड़ रही थी। इसीलिए मैंने उनसे मिलने के लिए भारत वापस आने का निर्णय लिया और सोचा कि जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, वो भी मेरे साथ भारत आए। दोस्तों बिल्कुल वीडियो पे बने रहे, क्योंकि इंटरेस्टिंग बातें तो अभी बाकी है। दोस्तों आप वीडियो पे बने रहेंगे तभी वो सारी बातें को जानकारी कर पाएंगे। तो वेलकम टाटा ग्रुप्स इन इंडिया। दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों और कंटिन्यू रखते हैं इस वीडियो को। इसीलिए मैंने उनसे मिलने के लिए भारत वापस आने का निर्णय लिया और सोचा कि जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, वो भी मेरे साथ भारत आएगी। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण उनके माता पिता इस शादी के लिए राजी नहीं हुए, और जब मैं भारत में था, तब
मेरी प्रेमिका का विवाह है उनके माता पिता ने किसी और से कर दिया। उसके बाद मैंने कभी शादी न करने का फैसला किया, क्योंकि मैंने प्रेमिका को वचन दिया था कि यदि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा। दादी ने मुझे मेरे जीवन में बहुत कुछ सिखाया। जब मेरी माँ ने दोबारा शादी की, उसके बाद स्कूल के लड़के मेरे बारे में कई तरह की बातें कहने लगे, लेकिन मेरी दादी ने मुझे हर कीमत पर गरिमा बनाए रखना सिखाया। मुझे आज भी याद है कि किस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो मुझको गर्मियों की छुट्टियों के लिए लंदन लेकर चली गई थी। वास्तव में वही उन्होंने मेरे अंदर जीवन मूल्य डाले। वो मुझे बताती थी कि ऐसा मत कहो या इस बारे में शांत रहो, और इस तरह मेरे दिमाग में ये बात डाल दी गई कि प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है। जिनकी कही गई बातों का ख्याल आज भी मैं सबसे पहले रखता हूँ। भारत आने के बाद मुझे IBM से ऑफर मिला। मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मेरा रेज्यूमे मांगा, लेकिन मेरे पास नहीं था। उनके ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर था। मैं वहीं पर बैठ गया और तुरंत अपना रेज्यूमे बनाकर उनको सौंपा। लेकिन IBM में नौकरी करना JRD टाटा को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने मुझे टाटा ग्रुप के साथ काम करने का मौका दिया। इसके बाद से ही मेरे करियर की असली नींव रखी गई। एक मल्टीनेशनल ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित कर चुके टाटा ग्रुप की स्थापना सन 1868 में जमशेद जी टाटा ने की। 1961 में मैंने टाटा ग्रुप के साथ काम करना शुरू किया। पहले कुछ शुरुआती दिनों में मैंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। उसके बाद मैं धीरे धीरे टाटा ग्रुप की और कंपनियों के साथ जुड़ गया। एक समय आया जब मुझे 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में डायरेक्टर इंचार्ज के लिए चुना गया। 1981 में मुझे टाटा ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उस समय टाटा ग्रुप की कंपनी काफी घाटे में चल रही थी और बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी सिर्फ 2% थी और घाटा 40% का। कुछ साल बाद मैंने कंपनी को काफी नुकसान पहुंचाया। इसके कुछ समय के बाद मैं 1991 में टाटा ग्रुप का उत्तराधिकारी बना। मेरे इस पद को संभालने के बाद मानो टाटा ग्रुप की किस्मत ही बदल गई। ऐसा लग रहा था आसमान पर भी सिर्फ टाटा का ही नाम लिखा है। मेरे कार्यकाल में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इशू जारी किया। इसके बाद टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया। साल 1998 में मैंने अपनी पहली भारतीय कार तैयार की, जिसका नाम था टाटा इंडिका। इसके बाद मैंने टेटली, टाटा मोटर्स तथा साल 2008 में फोर्ड मोटर्स के साथ हुई एक डील में टाटा मोटर्स ने जैगवार और लैंड रोवर को खरीदकर लग्जरी कार मार्केट में एंट्री की। ये टाटा ग्रुप की 9 साल पुरानी बेइज्जती का बदला था। कहानी शुरू होती है 1945 से, जब टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की शुरुआत हुई। पहले लोकोमोटिव की मैन्युफैक्चरिंग से शुरुआत कर वो बस और ट्रक बनाने के बिजनेस में आए। फिर 90s का दौर आया। भारत में लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई। कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट में टाटा मोटर्स पहले ही मार्केट लीडर था। वहाँ चंद कंपनियां ही टाटा ग्रुप को टक्कर दे सकती थी, लेकिन असली खेल पर्सनल व्हीकल के सेगमेंट में था। यहाँ मार्जिन तगड़े थे, मुनाफा तगड़ा था, इसीलिए कंपटीशन भी काफी तगड़ा था। मैंने सुमो और सफारी की लॉन्च से शुरुआत की। दोनों गाड़ियां सफल रही। 1991 में मैंने सिएरा लॉन्च की और फिर 1998 में मैंने पहली पूर्ण स्वदेशी भारतीय यात्री कार इंडिका भारत में लॉन्च की। इस तरह टाटा ग्रुप ने छोटी पर्सनल कार के मार्केट में एंट्री की। अगले 1 साल में ही कंपटीशन का असर दिखना शुरू हो गया। पर्सनल व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स को घाटा हो रहा था। तब कुछ लोगों ने मुझको सलाह दी कि पैसेंजर कार सेगमेंट को बेच दे। तब फोर्ड मोटर कंपनी ने इसमें दिलचस्पी दिखाई और बॉम्बे हाउस स्थित टाटा के हेडक्वार्टर में वो लोग मिलने पहुंचे। मैं और प्रवीण इस मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे। 3 घंटे की बातचीत के दौरान हम दोनों के साथ बड़ा अजीब सा बर्ताव हुआ। फोर्ड के चेयरमैन ने मुझ पर टिप्पणी करी कि तुम्हें कार मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है और तुम्हें इसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी। फोर्ड ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वे टाटा ग्रुप के पर्सनल कार सेगमेंट को खरीदकर रतन टाटा पर एहसान करेंगे। अंत में बात संभवतः पैसों को लेकर अटक गई, इसीलिए मैं लौट आया और डील पूरी नहीं हुई।
2001 में प्रवीण गाडले को टाटा मोटर्स का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के अनुसार टाटा मोटर्स की किस्मत पलटने का श्रेय उन्हीं को जाता है। टाटा ने मार्केट में धीरे धीरे पकड़ बनाई और 2004 में कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हो गई। अगले कुछ सालों में कंपनी प्रॉफिट पर प्रॉफिट बनाती गई, लेकिन लग्जरी कार सेगमेंट में कंपनी का प्रवेश अभी भी बाकी था। ऐसे में साल 2007 में एक खबर ने ऑटोमोटिव मार्केट को हिला कर रख दिया। फोर्ड मोटर्स को उस साल अपने 100 साल के इतिहास का सबसे बड़ा घाटा हुआ। ये घाटा 12.8 लाख बिलियन यानी कि लगभग 98,000 करोड़ रुपयों के बराबर था। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। ऐसे में घाटा भरने के लिए मार्च 2007 में फोर्ड ने अपने एस्टन मार्टिन ब्रांड को बेच दिया। जब इससे भी बात ना बनी तो जून 2007 में जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड्स को भी बिकवाली के लिए खड़ा कर दिया गया। तब उन्हें लगा था कि दोनों नामी ब्रिटिश ब्रांड है, इन दोनों को बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे कंपनी दिवालिया होने से बच जाएगी। लेकिन फिर सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। 2008 में अमेरिका में मंदी ने दस्तक दे दी। सभी सेक्टर्स की तरह ऑटोमोटिव सेक्टर्स की भी कमर टूट गई। सबसे ज्यादा असर पड़ा लग्जरी कार ब्रांड्स पर। जैगुआर और लैंड रोवर पहले ही परेशानी में थे, मंदी ने हालत और खराब कर दी। फोर्ड को कैश की जरूरत थी और मंदी में कैश किसी के पास था नहीं, मतलब लिक्विडिटी की भारी दिक्कत थी। ऐसे में टाटा मोटर्स ने फोर्ड की ऑफर में दिलचस्पी दिखाई। मैं कब से लग्जरी कार सेगमेंट में घुसने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद फिर मैंने 12,000 करोड़ में डील पक्की की और 2 जून 2008 को टाटा मोटर्स ने फोर्ड से लैंड रोवर और जैगुआर दोनों ब्रांड्स को खरीद लिया। फोर्ड ने तब मुझसे कहा था कि आप इसे खरीदकर हम पर एहसान कर रहे हैं। 9 साल पहले जिस कंपनी ने टाटा ग्रुप को नीचे दिखाया, अब वो उसी टाटा ग्रुप के भरोसे दिवालिया होने से बची। दुनिया की सबसे सस्ती कार यानी टाटा नैनो भी मेरी ही सोच का एक हिस्सा है, जिसको लोगों ने काफी पसंद किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि टाटा नैनो फेल क्यों हुई। मेरा एक सपना था जिसमें मैं भारत के हर घर में कार देखना चाहता था। मैं चाहता था कि भारतीय लोग 65,000 का स्कूटर खरीदने के बजाय एक गाड़ी खरीदे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए टाटा ग्रुप ने टाटा नैनो का प्रोजेक्ट तैयार किया और एक ऐसी गाड़ी तैयार की जिसे महज 1 लाख रुपयों में खरीदा जा सके। जब टाटा नैनो का प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ तो इसकी पब्लिसिटी अपने आप ही इतनी ज्यादा हो गई कि कार के लॉन्च होने से पहले ही इसकी 2 लाख यूनिट्स एडवांस में बुक हो गई। लेकिन बावजूद इसके टाटा नैनो आज फेल है। दरअसल हमने टाटा नैनो की जिस बात को लेकर इस गाड़ी का सबसे ज्यादा प्रचार किया वो थी इसकी कम कीमत। टाटा नैनो को सबसे सस्ती कार कहकर बुलाया जाने लगा और यही वजह बनी इसके फेल होने की, क्योंकि इतने कम कीमत वाली कार देखकर लोगों के दिमाग में एक छवि बैठ गई थी कि एक सस्ती कार है जो शायद ज्यादा अच्छी नहीं होगी। भारत में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ आदमी के पास जितनी महंगी गाड़ी होती है उसे उतना ही ज्यादा सफल माना जाता है। लेकिन हमारी टाटा नैनो की कम कीमत के कारण ये लोगों के जहन पर इतनी प्रभावशाली नहीं रही। लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि इसकी गुणवत्ता में कोई कमी थी, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इसकी तारीफ की। इसके अलावा इस गाड़ी में वाइब्रेशन भी काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से लोग इसे बंद रिक्शा कहने लगे। लेकिन वहाँ परिवार बड़े और रास्ते काफी कच्चे थे, जिस वजह से यहाँ भी ये ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई। कुल मिलाकर टाटा नैनो काफी पब्लिसिटी के बावजूद भी फेल हो गई। 2017 में इसकी महज 2000 कारें बिकी, जबकि 2018 में केवल 1 कार। 2019 के बाद इस कार का प्रोडक्शन हमने बंद कर दिया। 28 दिसंबर 2012 को मैंने समूह की सभी कार्यकारी जिम्मेदारियों से रिटायरमेंट ले लिया, जिसके बाद मेरी ये जगह 44 वर्षीय साइरस मिस्त्री को दी गई। लेकिन मैंने इस जगह को देने से पहले उनके सामने अपनी बात रखी, जिनके मुताबिक उन्हें 1 साल तक मेरे साथ काम करने को कहा गया, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। आपको बता दूं कि साइरस मिस्त्री पलौंजी मिस्त्री के छोटे बेटे हैं, जो शपूर जी पलौंजी के प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। साइरस मिस्त्री ने लंदन के इंपीरियल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में लंदन बिजनेस स्कूल से डिग्री हासिल की है। वो टाटा समूह के साथ 2006 से काम कर रहे हैं, जिसके बाद अब वो इस दिशा में ही आगे काम करते रहेंगे। हालांकि इस समय मैं टाटा से रिटायर हो गया हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं कामकाज में लगा हुआ हूँ। हाल ही में मैंने भारत की ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील कंपनी में इन्वेस्ट किया।
इसके बाद अर्बन लैडर और चाइनीज मोबाइल कंपनी जियोमी में भी इन्वेस्ट किया। मैं भले ही टाटा ग्रुप से रिटायर हो गया हूँ, लेकिन टाटा सन्स के 2 ट्रस्टों का चेयरमैन अभी भी मैं ही बना हुआ हूँ। मैंने भारत के अलावा कई देशों के संगठनों में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। मैं प्रधानमंत्री की व्यापार उद्योग परिषद और राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद का सदस्य भी हूँ। इसके साथ ही मैं कई कंपनियों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हूँ। टाटा ग्रुप 100 से अधिक कंपनियों के साथ आज पूरे विश्व में 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें टाटा चाय, 5 स्टार होटल, स्टील, कार और हवाई जहाज शामिल है। आपको बता दूं कि मुझे पालतू जानवर रखना काफी पसंद है, इसीलिए मैंने अपना मुंबई वाला बंगला, जिसकी कीमत 400 करोड़ है, वो पालतू कुत्तों की देखभाल के लिए दिया हुआ है। साथ ही मुझे प्लेन उड़ाने का भी काफी शौक है, जिसका मेरे पास लाइसेंस भी है। मेरे काम करने का तरीका एकदम अलग है, इसीलिए मेरे साथ काम करने वाले कर्मचारी भी मेरे साथ काम करना काफी पसंद करते हैं। इसीलिए कहा जाता है टाटा में काम करना सरकारी नौकरी से कम नहीं। मैंने अपने ग्रुप को 21 साल दिए और आपको बता दूं कि इन्हीं 21 सालों में मैंने अपनी कंपनी को शिखर तक पहुंचा दिया। इसीलिए आज के समय में इस कंपनी की वैल्यू तकरीबन 50 गुना बढ़ गई है। इस बात को हर कोई बहुत अच्छे से जानता है कि 2008 में मुंबई में हुए 26/11 हमले में ताज होटल में जितने भी लोग घायल हुए, उन सबका इलाज टाटा ने ही कराया। 26/11 के हमले में होटल के आसपास जो लोग भी दुकान या ठेला लगाते थे, उनकी मदद के लिए टाटा ग्रुप आगे आया और उनको मुआवजे के तौर पर मदद की। 26/11 आतंकवादी हमला शायद ही मुंबई वासी भूल पाए, खासकर वो लोग जो इसमें बंदी बने। इनमें ताज होटल का स्टाफ भी शामिल था। इसीलिए जितने भी दिन होटल बंद रहा, उतने दिन का वेतन टाटा ग्रुप की ओर से कर्मचारियों को दिया गया। मुझे भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिया गया है। ये सम्मान देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। इसके अलावा और कई अवार्ड्स भी नवाजे गए हैं। अगर टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों के मार्केट वैल्यू की बात करें, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप कुल संपत्ति $117 बिलियन यानी